वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज की हमारी ये वीडियो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि एफएचपी फॉर्म को किस तरह फिल किया जाता है। तो एफएचपी हमारे पास फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स हैं जो कि जॉर्डन की 11 हेल्थ पैटर्न है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को जब उनके टीचर्स असाइनमेंट देते हैं कि आप लोग एफएचपी फॉर्म फिल करें तो उनको फिर पता नहीं होता और उनको तरीकाकार का पता नहीं होता कि एफएचपी फॉर्म में हमने क्या क्या फिल करना है। तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके लिए इंतहाई इजी हो जाएगा। आप विद इन 5 मिनट कोई भी एफएचपी फॉर्म फिल कर सकेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा पहुंचे। अच्छा, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा जो है क्या है एफएचपी फॉर्म है। तो अब हम एक एक करके आपको बताएंगे कि इसको आपने किस तरह फिल करना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो जब आप इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम होता है, तो यहाँ पे आप नेम लिखेंगे। यहाँ पे कोई क्लास रोल नंबर अगर आप लिखे ताकि पता चले कि आप अगर एक नाम से ज़्यादा स्टूडेंट हो तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लास रोल नंबर। इसके बाद यहाँ पे आप पेशेंट नेम लिखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जब आप क्लिनिकल्स पे जाते हैं और आपके सामने पेशेंट होता है तो उसका फाइल भी उसके साथ होता है जिसमें उसकी लैब्स वैल्यू, उसको हिस्ट्री वगैरह ये तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। तो तब आप बेड साइड पे एक एफएचपी फॉर्म को इंतहाई इजीली और कम वक्त में क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पेशेंट नेम लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एमआर नंबर, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, जो हर पेशेंट का, हर हॉस्पिटल, हर वार्ड का अपना नंबर होता है जिसके थ्रू फिर उसके लैब्स वगैरह, उसके इन्वेस्टिगेशंस आती हैं। इसके बाद यहाँ पे आप यूनिट लिखोगे या वार्ड लिखोगे, मतलब अगर कोई सर्जिकल वार्ड में है या मेडिकल वार्ड में है या क्या है गायनी में है, अगर कोई फीमेल, या कोई कार्डिक वार्ड में है तो यहाँ पे, या कार्डिक यूनिट में है तो यूनिट लिखेंगे, या वार्ड है तो आप वार्ड लिखेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद उसका डेट ऑफ एडमिशन के कब वो बंदा जो है उसकी एडमिट हुआ है वो हॉस्पिटल में, उसकी एज कितनी है, वो मेल है या फीमेल है, सेक्स में मेल या फीमेल लिखते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे कि उसका ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन क्या है। ये हम इसलिए लिखते हैं कि हमें पता है कि किसी पर्सन का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन उसके हेल्थ पे काफ़ी असर अंदाज होता है। जिस तरह अगर कोई कोयले की कान में काम करता है तो उसमें लंग्स के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसका ऑक्यूपेशन लिखेंगे, यहाँ पे आप उसकी लैंग्वेज लिखेंगे, मतलब उसको उर्दू की समझ आती है, पश्तो की आती है, उसको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे। इसके बाद उसकी एजुकेशन कितनी है, मैट्रिक है, एफईसी है, उसकी कितनी एजुकेशन है ये लिखेंगे। इसके बाद इसका मैरिटल स्टेटस आ जाता है, मैरिड है या अनमैरिड है। अगर मैरिड है तो उसके कितने चिल्ड्रन हैं, कितने बच्चे हैं, उसमें मेल कितने हैं, उसमें फीमेल बच्चे कितने हैं। इसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस, जो उसकी डिजीज़ है, मतलब अगर हमारे पास टीबी है उसको, या हमारे पास उसको क्या कोई लीवर डिजीज़ है, या उसको कोई कार्डिक डिजीज़ है, जिस तरह हमारे पास कार्डिक डिजीज़ होते हैं ना, वाल्वुलर प्रॉब्लम होते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस का, एआर्टिक स्टेनोसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी डिजीज लिखेंगे, जीबीएस उसे है या उसको कोई मलेरिया है, टाइफाइड है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद उसके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में आते हैं हॉस्पिटलाइजेशन। हम ये उससे पूछेंगे इससे पहले आप कितनी दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे। इसके बाद उसकी सर्जरी, उसकी पहले सर्जरीज हुई हैं या नहीं हुई, अगर हुई हैं तो कितनी सर्जरीज हुई हैं। अक्सर होते हैं ना, कोई फीमेल होती हैं तो वो उसके चाइल्ड होते हैं तो उससे कहते हैं कि इससे पहले मेरे 2 बच्चे हुए हैं सर्जरीज पे, या इससे पहले मेरे जो है हार्निया की कोई सर्जरी हुई है, अगर कोई मेल है या फीमेल है, या उसकी एपेंडेक्टोमी की हुई है, या कोई लेप्रोटमी वगैरह हुई है। तो यहाँ पे हम उसकी सर्जरीज लिखेंगे, 2 हुई हैं या 3 हुई हैं। इसके बाद हम उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखेंगे कि यहाँ अब उसको क्या कंप्लेंट है, उसको पेन हो रहा है, उसको फीवर है। अगर हमारे पास डायरिया का पेशेंट है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि जो है मुझे चक्कर आ रहे हैं, उसके बाद वो आपको कहेगा मुझे फीवर भी हो रहा है थोड़ा बहुत, वो कहेगा मुझे लूज मोशन भी हो रहे हैं, सही है, वो वोमिटिंग की शिकायत भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हम फिर पेशेंट से पूछेंगे
पूछेंगे कि अब आपको क्या प्रॉब्लम है, अब अभी आपको क्या मसला है। इसके बाद अगर उसकी सर्जरीज हुई है तो कौन सी हुई है, लेप्राटोमी हुई, यहाँ पे हम सर्जरीज का नेम लिखेंगे, यहाँ पे हम उसकी तादाद लिखेंगे। इसके बाद इम्यूनाइजेशन स्टेटस, उसकी इम्यूनिटी किस तरह है, मतलब छोटी सी प्रॉब्लम, मतलब अगर डस्ट वगैरह के साथ उसे जुकाम हो जाता है या कोई फ्लू वगैरह इस तरह के प्रॉब्लम, तो यहाँ हम उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस लिखेंगे कि इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग है या नहीं है। इसके बाद इसमें वाइटल साइंस आते हैं, बीपी, पल्स, रिस्पिरेटरी टेम्परेचर। अगर मॉनिटर नहीं लगा तो ये आप खुद उसके मालूम करेंगे। अब वाइटल साइन किस तरह मालूम करते हैं ये आपको पता होगा। तो या ये आपकी उसकी बेसिक वो हो गई। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या आ जाते हैं, उसके जो फर्स्ट है वो है हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न, कि उसका अपने हेल्थ के बारे में क्या ख्याल है और उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास है कि पेशेंट व्यू अबाउट हिज आर हर हेल्थ एंड हाउ शी मैनेज हिज आर हर हेल्थ। इसमें हम ये लिखते हैं कि उस पर्सन का अपने हेल्थ के बारे में क्या परसेप्शन है, मतलब आप उससे पूछते हो कि आपकी सेहत कैसी है, कि आपकी सेहत कैसी है, आप किस तरह अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं, तो इसके बारे में उसका क्या ख्याल है, आया वो अपने हेल्थ के बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। इसके बाद आप उससे क्या पूछेंगे, स्पेसिफिक डिजीज़ पूछेंगे कि उसको जो उसकी डिजीज़ है उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, सही है, और उस डिजीज़ को वो किस तरह मैनेज करता है। मैनेज मतलब क्या है, मैनेज ये है कि अगर वो आपको कहता है कि मतलब किसी पेशेंट को डायरिया है तो उससे आप पूछते हैं कि आपको डायरिया है, तो फिर आप 3 दिन से आप क्या कर रहे थे, तो फिर कहता है कि बस मैं जो है ओरली निमकोल वगैरह लेता था और उससे मेरा थोड़ा बहुत गुजारा होता था। तो इसमें यह है कि उसकी जो डिजीज़ या इलनेस है उसको वो किस तरह मैनेज कर रहा है, आया वो उसको कंप्लीट मैनेज कर सकता है या नहीं। अक्सर वो खुद से मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए तो वो हॉस्पिटल आए होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप उससे पूछेंगे कि आपको ये डिजीज है तो इसके लिए आप क्या करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम उससे पूछेंगे कि जो वो डिजीज है, आया उसके डिजीज के बारे में और उसकी प्रिवेंशन के बारे में उसकी कोई नॉलेज है या नहीं है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उसको डायबिटीज़ है, तो हम उससे पूछेंगे कि आपको पता है कि शुगर की बीमारी क्या होती है और इसको आपने किस तरह प्रिवेंट करना है कि ये आपकी ज़्यादा ना हो, तो इसके बारे में उसके पास नॉलेज है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि येस पेशेंट इज़ ऑलरेडी अवेयर ऑफ हिज इलनेस एंड इज़ टेकिंग ऑफ एक्सरसाइज एंड ओरली एंटी डायबिटिक वगैरह, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद ये इसके करंट मेडिकेशन लिखेंगे जो उसके फाइल में दर्ज होंगे। ड्रग्स कौन सा है, वो IV लेते हैं या ओरल लेता है, 500 mg लेता है, 1 ग्राम लेता है, कितना लेता है, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये ड्रग्स किस लिए लेता है। अगर यहाँ पे पैरासीटामोल है तो IV, अगर यहाँ पे कोई लिखा है कि प्रोवास जो पैरासीटामोल है तो वो किसी कि वो ड्रिप के शक्ल में लेता है और दिन में कितने लेते हैं, 3 लेते हैं, तो यहाँ पे हम उसका डोज लिखेंगे। 1 ग्राम में हमारे पास एक ड्रिप आता है। इसके बाद ये यहाँ पे क्या लिखेंगे इंडिकेशन में, फीवर और पेन के लिए ये ड्रिप लेता है। इस तरह उसके एंटीबायोटिक वगैरह होंगे। तो अब एंटीबायोटिक के इंडिकेशन क्या होते हैं, तो इसके लिए फार्मापीडिया मैंने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो दी है कि फार्मापीडिया पाकिस्तान आप किस तरह यूज़ करेंगे, जिसमें ये तमाम चीज़ें लिखी होती हैं कि ये ड्रग्स का ब्रांड नेम क्या है और उसके क्या है, उसके इंडिकेशन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं। इसके बारे में हमारे पास ये बात ये है कि ओवर द काउंटर ड्रग तो वो नहीं यूज़ कर रहा। ओवर द काउंटर ड्रग्स वो होते हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के मशवरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस तरह हमारे पास पेन किलर वगैरह यूज़ करते हैं या ब्रोफिन वगैरह यूज़ कर लिया, तो ये क्या है, ये वो ड्रग। तो इसका भी हम पूछेंगे कि आप घर में या खुद से कोई आपने ड्रग यूज़ की है तो कौन सी यूज़ की है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसको कोई एलर्जी है या नहीं है। अगर ड्रग से एलर्जी है तो यहाँ पे हम वो ड्रग लिखेंगे। अगर किसी और चीज़ से एलर्जी है तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे, कोई फूड से एलर्जी है या किसी और चीज़ से। इसके बाद नर्सिंग डायग्नोज लिखेंगे। नर्सिंग डायग्नोज किस तरह लिखेंगे कि अगर किसी पर्सन को अपने डिजीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पेशेंट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ ओन सेल्फ बिकॉज ऑफ अनअवेयर ऑफ हिज डिजीज़ या अनअवेयर ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन, तो यहाँ पे हम नर्सिंग डायग्नोज लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि पेशेंट कांट टेक दिस मेडिकेशन बिकॉज ऑफ एलर्जी
फ्रॉम दिस मेडिकेशन। सही है, तो यहाँ पे हम ये नर्सिंग डायग्नोज लिखेंगे, लेकिन इस पार्ट फर्स्ट के। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास पैटर्न है वो न्यूट्रिशनल पैटर्न है। न्यूट्रिशनल पैटर्न इंतहाई सिंपल, मैं तेजी के साथ आपको बता दूं कि वो दिन में कितनी दफ़ा खाना खाता है, नंबर ऑफ मील, उसके बाद जो कौन किस खुराक को वो ज़्यादा अहमियत देता है। इसके बाद क्या है हमारे पास, वो दिन में कितना फ्लूइड लेता है, वो आईवी लेता है या ओरली लेता है, यहाँ पे हम वो लिखेंगे। इसके बाद अगर आईवी लेते हैं तो कितना आईवी लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्यूब फीडिंग। एनजी ट्यूब अगर उसको लगा है तो वो उसमें कितनी वो खुराक लेता है, कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन उस पर है, ऐसी खुराक जिसका वो जो उस पर मना हो तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद स्किन की टर्जिडिटी हम चेक करेंगे कि आया उसकी स्किन फ्रेश है या वो आपके पास ड्राई स्किन है, स्किन का कलर, उसका टेक्सचर की, उसकी शेप किस तरह है, कोई एडिमा उसको हुआ है या नहीं हुआ। एडिमा कहते हैं स्वेलिंग को। तो ये अलग से टॉपिक हैं जो आपने खुद पढ़ा होगा। इसके बाद हेयर कलर्स उसका कैसा है, उसकी टेक्सचर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, उसके मतलब हेयर कलर जो है हेयर्स जो उसके हैं तो वो क्या है, वो आपके पास नॉर्मल है, हेल्थी है, या वो खुश्क है, ड्राई है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इसकी नॉर्मल है या नहीं है। ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन उसका क्या है, पिंक है या ओरल अंदर से माउथ उसका ड्राई है, या उस जो है वो अक्सर होते हैं ना कि माउथ अल्सर वगैरह जो है पेशेंट को होता है। उसके मसूरे किस तरह हैं, नंबर ऑफ टीथ्स को कितने हैं, उसके टीथ की एलिमेंट और उसके डेंचर क्या है, मतलब जो टीथ के जो दांत के मसूरे होते हैं, जो जिसमें दांत लगे होते हैं, तो वो क्या है, आया वो नॉर्मल है, इन्फेक्शन है, अल्सर है, नहीं अल्सर, पेशेंट की हाइट, उसकी वेट। तो ये हम क्या है, तो ये हम न्यूट्रिशनल पैटर्न में ये तमाम चीज़ें लिखते हैं। हाँ, इसमें ऐसी चीज़ जो पेशेंट की ना हो या एट अ टाइम आप उसको मालूम ना कर सके तो उसमें फिर आप या इस तरह लाइन कैंच लेते हैं या उसमें आप नील लिख लेते हैं। सही है। इसके बाद उसके लैब्स वैल्यू, तो लैब्स वैल्यू आप वो लिखेंगे जो उस पेशेंट के हुए हैं, जो उसके फाइल में होंगे। उसका एचबी कितना है, हेमाटोक्रिट लेवल कितना है, WBC, ESR। तो ये लैब्स वैल्यू के बारे में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है। तो ये आप इसमें लैब्स वैल्यू वो लिखेंगे जो उस पेशेंट के फाइल में ऑलरेडी उसने टेस्ट किए होंगे, ब्लड टेस्ट, तो वो आप इसमें लिखेंगे। अब इसके डायग्नोज किस तरह बनेंगे कि अगर पेशेंट क्या है कि पेशेंट स्किन इज ड्राई बिकॉज ऑफ नॉन इनटेक ऑफ ओरल फूड, तो उसका स्किन ड्राई है। पेशेंट स्किन टर्जिडिटी इज नॉट नॉर्मल, या पेशेंट हैव अ ड्राई स्किन बिकॉज ऑफ क्या है कि एक्सपायरेटिंग ऑफ फूड। उसके बाद आप लिखेंगे पेशेंट हैव अ माउथ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माउथ अल्सर, या पेशेंट हैव एडिमा बिकॉज ऑफ फ्लूइड रिटेंशन। तो ये हम क्या है, इसमें फिर हम नर्सिंग डायग्नोज लिखेंगे, लेकिन इन पॉइंट्स की बिना पे यहाँ पे हमने नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने हैं। और नर्सिंग डायग्नोसिस किस तरह बनाते हैं उसके ऊपर भी, इसके बेस पे भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है एक वीडियो अपलोड करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, एलिमिनेशन पैटर्न, जो इंतहाई सिंपल है कि पेशेंट क्या है कि उसकी दिन में कितनी दफ़ा वो पेशाब करता है। सही है। अब अगर कैथेटर उसका लगा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिखें, यहाँ पे आप कैथेटर लिख लें, फिर आपके टीचर्स को पता चल जाएगा कि जब कैथेटर लगा हुआ है बच्चे पेशेंट को, तो फिर क्या है, तो फिर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन फिर पता नहीं चलता। इसके बाद अगर वो खुद पेशाब कर सकता है तो वाइडिंग सेल्फ पे टिक करेंगे, अगर कैथेटर लगा हुआ है तो हम कैथेटर पे टिक करेंगे, या यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं। यूरिन का कलर कैसा है, उसकी अमाउंट कितनी होती है, दिन में वो कितनी यूरिन पास करता है। अगर वो खुद से पेशाब करता है तो हम उससे पूछेंगे आपकी यूरिन नॉर्मल है, तो फिर जो नॉर्मल हमारे पास डेली बेसिस पे या पर हार यूरिन होता है तो फिर वो हम इसमें लिखेंगे। सही है। उस यूरिन का कोई आर्डर, कोई स्मेल होती या नहीं होती तो वो हम पेशेंट से पूछेंगे। कोई उसको डिस्कंफर्ट या पेन होता है यूरिनेशन के दौरान, अगर होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, अगर नहीं होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। इसके बाद यूरिन या उसको रिटेंशन होती है या नहीं होती, अक्सर पेशेंट होते हैं जिसका यूरिन पास नहीं होता, तो यहाँ पे हम यूरिन रिटेंशन लिखेंगे। अगर वो अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता और उससे वैसे ही निकल जाता है यूरिन, तो इसको हम इनकॉन्टिनेंस में लिखेंगे कि यहाँ पे इनकॉन्टिनेंस है इसको।
इसके बाद स्टूल की फ्रीक्वेंसी, दिन में कितनी दफ़ा स्टूल पास करते हैं, उनका कलर क्या है, उनका आर्डर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब वो वाटरी स्टूल है जिस तरह डेयरी में होता है, या आपके पास सख्त स्टूल होते हैं वो कंस्टिपेशन में होते हैं। इसके बाद उसकी अमाउंट नॉर्मल है नहीं नॉर्मल, कोई लेग्जिटिव यूज़ करता है या नहीं करता। लेग्जिटिव हमारे पास जो कब्ज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं, डोफेलिक वगैरह। इसके बाद कंस्टिपेशन, एनी प्रॉब्लम विद ब्लैडर कंट्रोल के साथ कोई प्रॉब्लम, कुछ कंस्टिपेशन है या डायरिया, ये हम उससे पूछेंगे। उसके बाद ऑस्टोमी बैग तो नहीं लगा। ऑस्टोमी बैग ऐसा होता है कि जो सर्जिकल पेशेंट होते हैं, जो आप सर्जिकल वार्ड में अक्सर देखेंगे, उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसको बाहर स्किन के साथ अटैच करके उसके ऊपर एक बैग लगाया होता है जिसमें उसके फीसिस उस बैग में क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। इसके बाद एब्डोमिनल असेसमेंट आप करेंगे, उसको अस्कल्टेट करेंगे स्टेथोस्कोप के थ्रू, परकशन करेंगे, उसको टैप करेंगे, पल्पेट करेंगे, उसको उंगलियों के थ्रू, फिंगर्स के थ्रू आप चेक करेंगे। तो ये जो आपके पास ये 3 स्टेप हैं, ये आप हेल्थ असेसमेंट 3rd सेमेस्टर में आप इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि हम ये किस तरह एसेस करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि पेशेंट हैव अ वाटर स्टोर बिकॉज ऑफ डायरिया, पेशेंट हैव अ यूरिनरी रिटेंशन बिकॉज ऑफ यूटीआई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप वो डायग्नोज लिखेंगे जो इसके पेशेंट के होंगे, लेकिन एलिमिनेशन पैटर्न के मुताबिक। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। तो एक्टिविटी एक्सरसाइज में हम उससे क्या पूछते हैं कि आया लाइफस्टाइल उसका कैसा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या एक्टिव लाइफस्टाइल है, कोई उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वगैरह तो नहीं होती, साइनोस तो नहीं होता, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका स्किन पील या ब्लू हो जाता है, उसका चेस्ट टिप्स कैसा है, तो जब आप उसको पल्पेट करेंगे चेस्ट को तो उससे साउंड वगैरह तो नहीं आते, अस्कल्टेशन के थ्रू, रिस्पायरेटरी एक्सपेंशन उसकी नॉर्मल है नहीं है, परकशन के थ्रू भी आप उसकी चेस्ट चेक करेंगे, ब्रीथिंग साउंड आप चेक करेंगे। तो ये आप हेल्थ असेसमेंट में जो हेल्थ असेसमेंट ऑफ चेस्ट जो होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो उसमें आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पे उसका कफ ड्राई है या प्रोडक्टिव, अगर प्रोडक्टिव है तो प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि बलगमी खांसी जिसको हम कहते हैं, तो प्रोडक्टिव कफ है तो उसका बलगम का कलर क्या होता है, उसका स्पूटम का आर्डर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, वो आपके पास वाटरी टाइप है या डेंस होते हैं, अमाउंट कितनी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है या नहीं होती, ऑक्सीजन पर मिनट उसके कितने हैं, उसको कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और वो किसके थ्रू, मास्क के थ्रू मिल रहा है, नेजल प्रोंग के थ्रू मिल रहा है, किसके थ्रू, उसको वेंटिलेटर पे है या नहीं है, उसकी सक्शनिंग होती है तो किस टाइप सक्शनिंग उसकी होती है, चेस्ट ट्यूब उसको लगे हैं या नहीं लगे, जो आपके पास ऑपरेशन हुआ होता है, सर्जरी हुई होती है पेशेंट की, तो फिर उसकी चेस्ट ट्यूब लगे होते हैं, सही है, जिसके थ्रू सेक्रीशन आते हैं उसके बाद आपके पास इनहेलेशन थेरेपी वो कौन सी यूज़ करता है वो हम लिखेंगे, और यहाँ पे फिर हम नर्सिंग डायग्नोज लिखेंगे कि अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है तो बिकॉज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बिकॉज ऑफ रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, या उसकी कोई ऑक्सीजन वगैरह के मिकदार में कमी है, तो ये आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने सर्कुलेशन का लिखा है कि बीपी रेट, रिदम उसका क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, रेगुलर वेनस प्रेशर उसका कितना है, पेरिफेरल पल्स आप चेक करेंगे नॉर्मल है नहीं नॉर्मल, एडेमा है या नहीं है, कोई वेरिकोज वेन तो नहीं है, वेरिकोज वेन ये है कि वेन प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर और वेन वो स्वेल हो जाती है, उसमें सर्कुलेशन वगैरह नहीं होती, पेरिफेरल क्रैम्प्स उसको हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्रैम्प्स क्या है कि ये नर्व्स प्रॉब्लम है जिसमें आपके जो पेरिफेरल फिंगर्स फुट्स वगैरह ये पेन करते हैं और उसमें मूवमेंट वगैरह प्रॉब्लम होती है। कैपिलरी रिफिल तो आपको पता है किसे कहते हैं कि आप उसके जो है फिंगर को टच करके उसको छोड़ेंगे कि उसमें फिर वापस ब्लड फ्लो होती है या नहीं होती, एक्सट्रीमिटी कलर उसका क्या है, एक्सट्रीमिटी जो उसके फिंगर और फुट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, हार्ट के साउंड मर्मर्स हैं, ईसीजी मॉनिटर तो ईसीजी उसकी नॉर्मल है नहीं नॉर्मल, तो ये क्या है, इसमें वो चीज़ें जो आपने पढ़ी है तो आप उसमें लिखोगे, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती या जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी तो उसमें आप इस तरह मिल भी लिख सकते हैं। तो ये आप कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट हेल्थ असेसमेंट में एक यूनिट है, इसमें ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पे आप नर्सिंग डायग्नोस लिखोगे कि पेशेंट हैव अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बिकॉज ऑफ रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पेशेंट हैव अ लो ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, पेशेंट हैव इर्रेगुलर हार्ट रिदम बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर या मिट्रल वास्कुलर या कोई और प्रॉब्लम लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद आपके पास आता है कंसेप्चुअल कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न कि उसका माइंड क्या क्या है, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियस क्या है कि मतलब वो एक्टिव है या नहीं है, उसको
ओरिएंटेशन क्या है, वो टाइम की समझ उसको आती है कि ये सुबह है, ये शाम है, ये कौन सी जगह है, हॉस्पिटल है, घर है, ये पर्सन कौन है, मैं कौन हूँ, ये उसका भाई, मतलब अगर वो उसकी तरफ अवेयर है या नहीं है। अगर अनकॉन्शियस है तो यहाँ पे हम जीसीएस स्कोर लिखेंगे, जिसकी मैं इंतहा बहुत जल्द इसकी जीसीएस की वीडियो में अपलोड कर दूंगा। इसके बाद हम मेमोरी लिखेंगे, उसकी रिसेंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी क्या है, अब उसकी मेमोरी क्या है, वो देख सकता है नहीं देख सकता, विजन के लिए वो ग्लासेस यूज़ करता है, हेयरिंग डिवाइस को यूज़ करता है या नहीं करता। यहाँ पे हम पेन लिखेंगे कि उसको पेन है या नहीं है, अगर है तो किस तरह है, शार्प है, डल पेन है, कब स्टार्ट होता है, किस जगह पे पेन है, उसकी ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए होता है, किन चीज़ों से वो ज़्यादा होता है, और वो पेन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक वो जाता है पेन, इसके बाद किन चीज़ों से वो पेन ख़त्म होता है, और वो टैबलेट वगैरह जिस किस से ख़त्म होता है उसका पेन। सही है, यहाँ पे हम लिखेंगे किन चीज़ों से उसका पेन ज़्यादा होता है। नर्सिंग डायग्नोज में हम लिखेंगे कि पेशेंट इज़ अनअवेयर ऑफ पर्सन, प्लेस एंड टाइम बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई ट्रामा है, कोई उसके एक्सीडेंट वगैरह हुए, सर लगा है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि पेशेंट हैव अ पेन इन एब्डोमेन बिकॉज ऑफ एपेंडिसाइटिस, तो यहाँ पे हम डायग्नोज लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न। तो रेस्ट स्लीप पैटर्न ये है कि वो घर में कितनी नींद करता था, हॉस्पिटल में कितनी नींद करता है, शॉर्ट टाइम के लिए वो सोता है या नहीं सोता, कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे कोई शोर हो रहा है या उसको कोई पेन होता है जिसकी वजह से वो सो नहीं सकता, कोई सेडेटिव चीज़ें तो नहीं लेता, नींद की गोलियाँ वगैरह तो नहीं लेता, कोई घरेलू नींद की गोलियाँ वगैरह या होम रेमेडी जो अक्सर लोग कहते हैं आंखों को बांध लेते हैं, या कोई और होम रेमेडी वो यूज़ करता है या नहीं कर सकता। अगर उसको नींद नहीं आती तो क्यों नहीं आती, पोस्चर उसका गलत है, या वो आपके सामने जमाइयाँ लेता है लेकिन वो सो नहीं सकता, या क्या है कि उसके आई के नीचे डार्क सर्कल जो ये शो करते हैं कि इसको नींद प्रॉब्लम हो या नींद उसको नहीं आती। तो यहाँ पे फिर आप क्या होते हैं, यहाँ पे फिर आप नर्सिंग डायग्नोज लिखेंगे कि पेशेंट हैव आ स्लीपिंग प्रॉब्लम इन हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, उसके नर्सिंग डायग्नोज लिखोगे उसी के मुताबिक। इसके बारे में, इसके बाद सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ कंट्रोल कंसेप्ट पैटर्न, अपने बारे में उसका क्या परसेप्शन है कि पेशेंट अपने बारे में आया वो अपने आप से सेटिस्फाई हैं, कुछ लोग सुसाइडल थाट्स वगैरह आते हैं, ये तो नहीं आते। इसके बाद वो अपनी ड्रेसिंग वगैरह, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रख सकता है या नहीं रख सकता। उसके बॉडी पार्ट, मतलब अक्सर वो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरे हाथ में इतना पेन हो रहा है कि मैं कहता हूँ इसको मैं काट लूँ, कोई कहता है कि ये फुट काम नहीं कर रहा है, इसके अपने परसेप्शंस होते हैं ना, हालांकि ये तो इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके परसेप्शन आप यहाँ पे लिखेंगे। आई कांटेक्ट वो आपके साथ रखता है या नहीं रखता, कंफ्यूज है, वो आपकी तरफ नहीं देखता, उसका गेस्चर क्या है, मतलब वो जो बातें करता है, जो बातें करते हैं, गुस्से की बात करते हैं तो उसके एक्सप्रेशन गुस्से के होते हैं या नहीं होते, वो सैडनेस की बात करते हैं तो उसके एक्सप्रेशन सैड होते हैं या नहीं होते। और इसके बाद पे यहाँ पे आप वही नर्सिंग डायग्नोज लिखोगे कि कोई प्रॉब्लम होगी उसके मुताबिक आप डायग्नोज बनाओगे। इसके बाद रोल एंड रिलेशनशिप इंतहाई सिंपल है कि उसकी फैमिली न्यूक्लियर है या एक्सटेंडेड है, बड़ी फैमिली है या 1 2 3 4 लोग रहते हैं। इसके बाद फैमिली में उसका रोल क्या है, वो पैसे कमाने वाला है या उसका जो है बच्चे उसके कमाते हैं वो सिर्फ खाता है, तो उसका रोल क्या है, उसके जो है वो घर में उसकी कोई बात सुनता है या नहीं सुनता, डिसीजन मेकिंग में उसका क्या रोल है। फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ पे हम लिखेंगे, वो जब फ्री होता है तो वो कौन से एंटरटेनमेंट के लिए वो कौन सी एक्टिविटीज़ करता है, वो अपने फैमिली वर्क से सेटिस्फाई या नहीं सेटिस्फाई। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी तो वो डायग्नोज आप लिखोगे कि पेशेंट इज़ नॉट हैप्पी विद फैमिली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, patient is not feeling happy with family because of नो लेजर टाइम। तो इस तरह ये चीज़ें आप उसके लिए फिर लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कोपिंग एंड स्ट्रेस पैटर्न कि जो उस पर स्ट्रेस आते हैं, जो उस पर टेंशन आती हैं, तो वो उसको किस तरह कोप कर सकता है या नहीं कर सकता। यहाँ पे हम उसका मूड लिखेंगे, काम है, एंग्री है या इरिटेबल है। अगर वो सिंपल आपकी बात आसानी से आराम से सुनता है, काम है। अगर वो गुस्से में है या इरिटेबल है, कोई पेन वगैरह है, या कोई डर रहा है तो फेयरफुल में लिखेंगे, या कोई एंशियस है एंजाइटी में तो यहाँ पे हम लिखेंगे, या वो बिल्कुल आपसे बात ही नहीं करना चाहता विड्रॉल में हम यहाँ
पे लिखेंगे। कॉमन स्ट्रेसर उसके लिए कौन से हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई कॉमन स्ट्रेसर है, या हॉस्पिटल स्ट्रेसर है, या वो डिजीज से टेंशन में है वो है, यहाँ पे आप वो लिखेंगे। इसके बाद कोपिंग बिहेवियर, उसका क्या है, कोपिंग बिहेवियर इसे कहते हैं कि किसी पर्सन को टेंशन हो तो वो टेंशन कम करने के लिए वो नमाज पढ़ता है, कोई मेडिसिन वो ले रहा है, या वो क्या है वो फैमिली के साथ गपशप लगा लेता है, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद शेयरिंग स्ट्रेस विद, वो अपने स्ट्रेस को फैमिली मेंबर के साथ शेयर करता है या नहीं करता, करता है तो किसके साथ शेयर करता है, कोई अल्कोहल ड्रग्स वगैरह तो नहीं लिखता। यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोज लिखेंगे कि पेशेंट इज एंग्री बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, पेशेंट इज इरिटेबल बिकॉज ऑफ पेन, तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे। इसके बाद सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव पैटर्न में आ जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ बर्थ कंट्रोल आते हैं कि वो बर्थ कंट्रोल कोई बर्थ कंट्रोल उन्होंने किया है या नहीं किया, कोई फीमेल है, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या आती है, मेल है तो उसकी एज ऑफ प्यूबर्टी क्या आती है, फीमेल में अक्सर पूछते हैं फीमेल में मेंसेस कब स्टार्ट हुए थे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल, जो ब्लड आता है वो अमाउंट में ज़्यादा होता है कम होता है, मेंसेस के दौरान उसको पेन होती है या नहीं होती, उस फ्रीक्वेंसी मेंसेस की कितनी होती है। इसके बाद मीनोपास आया है तो किस एज में आया था, कितने बच्चे उसके पैदा हुए हैं, कितने जिंदा हैं, कितने उसके मर गए हैं। अक्सर होते हैं ना कि किसी के स्टिल बर्थ होता है या कोई बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद मर जाते हैं, तो ये क्या है, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो उसके डिजीज़ या उसके ट्रीटमेंट पे इफेक्ट करते हैं। इसके बाद मैरिटल रिलेशन जो है, अगर मेल है तो फीमेल के साथ अपनी वाइफ के साथ उसका रिलेशन सेटिस्फाई है नहीं सेटिस्फाई, अगर फीमेल है तो उसका अपने हस्बैंड के साथ जो है रिलेशन सेटिस्फाई है या नहीं सेटिस्फाई। यहाँ पे हम फिर नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि हाई ब्लीडिंग इन मेंसेस, सही है, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, यहाँ पे हम लिखेंगे हैव आ 3 or 4 baby died after birth, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 babies died after birth related to, तो जो प्रॉब्लम होगा फिर वो यहाँ पे आप लिखोगे। और लास्ट जो हमारे पास है वो क्या है, वैल्यूज एंड बिलीफ पैटर्न्स। तो वैल्यू बिलीफ पैटर्न्स में क्या होता है कि वो अपनी लाइफ में किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देता है, फैमिलीज को देता है, रिलीजन को देता है, जॉब को देते हैं, किन चीज़ों को, उसका ऑक्यूपेशनल वैल्यूज क्या है, वो उसका जो ऑक्यूपेशन है उसको वो कितनी वैल्यू देता है, सही है, वो उसको मतलब दिल से उसको करता है या मजबूरी के तहत वो उसको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है। उसकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, मतलब वो किन चीज़ों पे रिलाय करता है, किन चीज़ों को मानता है, रिलीजियस बिलीफ उसके क्या हैं, आया वो अल्लाह को मानता है अगर मुसलमान है, या वो किसी और गॉड को मानता है, वो किसी गॉड को बिल्कुल मानता भी, अक्सर इस तरह पेशेंट होते हैं ना बाहर कंट्री में कि वो ऐसे होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को नहीं मानते, उसको कोई टेंशन होती है तो वो आए नमाज पढ़ता है। और इसके बाद इस पॉइंट में मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं तो उसको मैं एक बात कहूँगा कि आप अल्लाह ताला को माने, सिर्फ एक अल्लाह को माने, मुसलमान हो जाए। मैं आप लोगों को कलमे की दावत देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है, उसके बाद कोई और रसूल नहीं आएंगे। तो आप अल्लाह को माने, अल्लाह इंशाल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करेगा। तो रिलीजियस बिलीफ हर पर्सन का अपना होता है, यहाँ पे उसकी स्पिरिचुअल कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो रिलीजियस उसको कोई प्रॉब्लम है, वो नमाज पढ़ता है फिर उस पर रिलाई वगैरह नहीं करता, कोई पूजा वगैरह करता है रिलाई वगैरह नहीं करता, कहीं भी, तो यहाँ पे आप उसके कन्फ्लिक्ट लिखेंगे, उसके अपने लाइफ के साथ सेटिस्फाई है या नहीं सेटिस्फाई, कोई सुसाइडल थॉट्स वगैरह उसको आते या नहीं आते, तो इसमें आप वो लिखेंगे। और लास्ट में क्या है, लास्ट में फिर आप नर्सिंग डायग्नोज लिखेंगे। अगर वैल्यूज एंड पैटर्न रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पे आप लिखेंगे कि पेशेंट हैव अ religious problem because of misguiding by their elder, सही है, उनको बड़ों ने मिसगाइड किया था, उसको रिलीजियस प्रॉब्लम है, सही। पेशेंट हैव अ सुसाइडल थॉट बिकॉज हाउ नो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस, नो रिलीजियस प्रैक्टिस, सही है। तो यहाँ पे आप डायग्नोज लिखेंगे। तो ये हमारे पास FHP फॉर्म था, इससे अगर हम शॉर्ट बनाते तो आपको समझ नहीं आती, इससे अच्छा FHP फॉर्म आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल्स को, लाइक करें हमारी वीडियोस को। ओके, थैंक यू।